गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स विषय में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी औद्योगिक मनोविज्ञान के संबंध में आपको कल मैं जानकारी दे रहा था। औद्योगिक मनोविज्ञान का एक नया चैप्टर थकान फैटिग की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे। उसमें थकान के कारणों के बारे में मैं आपको बता रहा था। उसके एक या दो कारण की जानकारी मैंने दी थी आपको, शायद आपको याद भी होगा, और नहीं तो आप पीछे वाले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। उसमें से पहला कारण मैंने बताया था कि लंबी कार्यावधि, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। तो लंबी कार्यावधि का जिक्र मैंने कर दिया था कि थकान का एक प्रमुख कारण है लंबी कार्यावधि। यदि काम के घंटे ज़्यादा होते हैं तो थकान होता है, यह उसका एक प्रमुख कारण था। उसी तरह से उसका दूसरा कारण मैंने बताया था कि अनुपयुक्त वातावरण या इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, कि जिस वातावरण में कार्यकर्ता काम करता है, जिस औद्योगिक वातावरण में काम करता है, उसको भौतिक वातावरण की संज्ञा भी दी जाती है। तो उस भौतिक वातावरण के अंतर्गत मुख्यतः तीन बातें आती हैं। एक तापमान, दूसरा इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश, और तीसरा है नॉइज या शोरगुल। तो ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं, तीन ऐसे कारक हैं जो भौतिक वातावरण के अंतर्गत कार्यकर्ता को थकान की अनुभूति जल्द कराते हैं। यदि ये प्रॉपर नहीं रहे, ये नॉइज यदि प्रॉपर नहीं रहा, शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा, वैसी स्थिति में भी कार्यकर्ता थकान ज़्यादा अनुभव करता है, जल्द अनुभव करता है, अनावश्यक थकान उसमें होता है। यदि वहाँ का तापमान सही नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर सही नहीं है, जिस टेम्परेचर में कार्यकर्ता को काम करना है, वैसी परिस्थिति में भी कार्यकर्ता में थकान जल्दी दृष्टिगोचर होने लगते हैं, थकान के लक्षण। उसी तरह से यदि वहाँ प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं है, प्रकाश की तीव्रता सही नहीं है, प्रकाश का वितरण सही नहीं है, वैसी परिस्थिति में भी कार्यकर्ता में थकान जल्दी होता है, यानी कि अनावश्यक थकान का शिकार कार्यकर्ता होता है। उसी तरह से ये दो की चर्चा मैं कल कर चुका था, लेकिन आज तीसरा जो कारण है थकान का, उसको हम कहते हैं विश्राम काल का अभाव, लैक ऑफ रेस्ट पॉज। विश्राम काल का अभाव एक ऐसा कारण है थकान का जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्योग धंधा में या व्यवसाय में या आप किसी भी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिना विश्राम लिए यदि लगातार काम किए जाएं, लगातार कार्यकर्ता से काम कराए जाएं, वैसी परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है कि कार्यकर्ता में थकान जल्दी होता है। जितना समय के बाद कार्यकर्ता में थकान होना चाहिए उससे ज़्यादा जल्दी से थकान उसमें अनुभूति होती है थकान की। तो विश्राम काल की में एक नाम है, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वोलेंस्की। वोलेंस्की ने कहा है कि पेशीय कार्य, यानी कि जो मसल्स से काम किए जाते हैं, जिसमें मसल्स का उपयोग ज़्यादा होता है, उस पेशीय कार्य के लिए विश्राम काल की अवधि ज़्यादा होनी चाहिए। यदि 8 घंटे का कोई पेशीय कार्य है तो उसके लिए विश्राम की अवधि कम से कम 15-15 मिनट का 2 होना चाहिए। ये वोलेंस्की का कहना है। उन्होंने बहुत सारे अध्ययनों में भी देखा है, अध्ययनों के उपरांत उन्होंने देखा है कि यदि पेशीय कार्य करना है, यदि कोई हार्ड वर्क करना है, शारीरिक काम करना है, वैसी परिस्थिति में विश्राम काल ज़्यादा आवश्यक होता है। परंतु यदि मानसिक काम करना है, कोई मानसिक कार्य को संपादित करना है, वैसी परिस्थिति में यदि विश्राम काल थोड़ा छोटा भी होता है तो कर्मचारी में थकान की अनुभूति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उसी तरह से एक वर्नन है, एक महोदय हैं जिनका नाम है वर्नन, VERNON। वर्नन महोदय ने कहा है कि यदि कार्यावधि लंबी है, यदि लंबी कार्यावधि है
तो वैसी स्थिति में यदि 2 इंटरवल दिए जाएं, 2 विश्राम काल दिए जाएं, तो वह ज़्यादा लाभदायक होता है। एक विश्राम काल यदि 15 मिनट का दिया जाता है, उसके जगह पर यदि दो विश्राम काल 8-8 मिनट का दिया जाए, 7.5-7 मिनट का दिया जाए, तो वह ज़्यादा कारगर होता है। ये वर्णन का कहना है कि लंबी कार्यावधि यदि है तो उसमें यदि हम 2 विश्राम काल देंगे तो कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति कम होती है। यहाँ पर देखना यह है कि जो पर्याप्त विश्राम काल है, ये पर्याप्त विश्राम काल और अपर्याप्त विश्राम काल, यदि विश्राम काल अपर्याप्त है तब तो थकान होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन यदि विश्राम काल पर्याप्त भी है, यदि विश्राम काल पर्याप्त समय तक दिया जाता है, लेकिन वह उसकी अवस्थिति जो है वह सही नहीं है। अवस्थिति से यहाँ का क्या तात्पर्य है? अवस्थिति का मतलब होता है कि विश्राम कब देना है, किस वक्त में देना है। क्योंकि विश्राम हमेशा उस वक्त में देना चाहिए, उस वक्त में विश्राम काल देने से ज़्यादा लाभ होता है जब कार्यकर्ता थकने के करीब पहुंच चुका है, जब कार्यकर्ता में यह थकान के लक्षण दृष्टिगोचर ज्यों ही होने लगते हैं। कैसे दृष्टिगोचर होगा थकान के लक्षण? आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि थकान के लक्षण या थकान कार्यकर्ता में होने लगा। तो थकान का लक्षण का मतलब हुआ कि उत्पादन घटने लगेगा, कार्यकर्ता के जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं या जो उसके हाव भाव हैं उसको देखने से लगने लगेगा कि यह कर्मचारी अब थक रहा है। तो कर्मचारी जब थकने लगे, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कर्मचारी में थकान के लक्षण दिखाई देने लगे, उस स्थिति में यदि विश्राम दे दिया जाए, उस स्थिति में यदि रेस्ट पॉज दे दिया जाए तो वह ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन यदि कर्मचारी थक के चूर हो जाए, यदि पूरी तरह से कर्मचारी थक के चूर हो जाए, वैसी परिस्थिति में जब आप उसको रेस्ट देंगे, जब आप उसको रेस्ट पॉज देंगे, तो उसको रिकवर करने में, अपने शक्ति को फिर से रिस्टोर करने में उसे ज़्यादा समय लगेगा, उसको ज़्यादा समय तक विश्राम की आवश्यकता होगी। और जब वह थक के चूर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में विश्राम देने का कोई खास लाभ नहीं होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने उद्योगपतियों को यह सलाह दिया है कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि थकान की अनुभूति तभी कम होगी, कर्मचारी में अनावश्यक थकान तभी कम होगा जब उसको विश्राम पर्याप्त रूप से दिया जाए और साथ ही साथ पर्याप्त जगह पे, जिस जगह पर आवश्यक हो उसी जगह पर यदि उसको हम विश्राम देते हैं तो वह ज़्यादा लाभदायक होता है। ये तीसरा पॉइंट था विश्राम काल। उसी तरह से चौथा है मशीनों का दोषपूर्ण बनावट। चौथा क्या है? मशीनों का दोषपूर्ण बनावट, फॉल्टी डिजाइन ऑफ मशीन्स। आज अधिकतर कार्य उद्योग धंधों में, आज ज़्यादातर कार्य मशीनों के द्वारा होते हैं। उस मशीन पर व्यक्ति काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, और यदि मशीन की बनावट कार्यकर्ता के अनुकूल नहीं हो, कार्यकर्ता के शारीरिक बनावट के अनुकूल नहीं हो, कार्यकर्ता के जो मानसिकता है, कार्यकर्ता के काम करने के प्रति जो मनोवृत्ति है उसके अनुकूल यदि उसका बनावट नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में थकान ज़्यादा होता है। वैसी परिस्थिति यदि मशीन का बनावट सही नहीं हो तो वैसी परिस्थिति में जो थकान है वह ज़्यादा होता है। बार्टले एवं चूटले ने 1967 में अपने एक अध्ययन में देखा कि एक ही पोस्चर में यदि व्यक्ति काम करता है, यदि व्यक्ति एक ही पोस्चर में काम करता है तो थकान की अनुभूति जल्दी होती है।
तो उनका ये मत है कि थकान के लिए जो मशीन का दोषपूर्ण बनावट है उसमें पोस्चर यदि चेंज करता रहे कार्यकर्ता को यदि आसन में परिवर्तन करने का अधिकार हो, यदि कार्यकर्ता को आसन में परिवर्तन करने की कहीं छूट हो, उसकी कहीं संभावना हो, तो वैसी परिस्थिति में कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति कम होती है या देर से होती है। उसी तरह से जैसे आप एक ले सकते हैं एक उदाहरण कि आप क्लासरूम में आप लोग बैठी हुई हैं, आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और क्लासरूम में जो बेंच का और डेस्क का बनावट है, यदि बेंच से डेस्क ज़्यादा ऊंचा हो तो आपको लिखने में परेशानी होती है। यदि बेंच से डेस्क की दूरी ज़्यादा हो तो आपको लिखने में परेशानी होती है, पढ़ने में परेशानी होती है। यदि बेंच से डेस्क बहुत नीचा हो तो वैसी परिस्थिति में भी आपको लिखने पढ़ने में परेशानी होती है। तो आप एक वर्क कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और आपका मशीन क्या हुआ, वह डेस्क और बेंच जो है वह आपका मशीन हुआ, उसके साथ आपको काम करना है और उसका बनावट फॉल्टी है, उसका बनावट जो है वह दोषपूर्ण है। तो क्या होगा, वैसी परिस्थिति में थकान जल्दी होगा। वैसी परिस्थिति में यदि मशीन का बनावट, जिस मशीन के साथ कार्यकर्ता को काम करना है, उस मशीन का बनावट यदि दोषपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति जल्द होगी। और यदि कार्यकर्ता के अनुकूल, कार्यकर्ता के फिजिक के अनुकूल, कार्यकर्ता के शारीरिक बनावट के अनुकूल यदि ये का मशीन का बनावट हुआ, जैसे कि कोई मशीन ऐसा है जो 12 घंटे 8 घंटे जो भी जितना देर भी काम करता है कार्यकर्ता, और सिर्फ खड़ा होकर काम करना है, तो निश्चित रूप से उसमें थकान जल्दी होगा। कोई मशीन ऐसा है जो कि झुक के काम करना हो और 8 घंटे तक झुक के काम करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी थकान ज़्यादा होगा। यदि कोई ऐसा मशीन है जो सिर्फ बैठ के ही काम करना है, वैसी परिस्थिति में भी थकान कम होगा। तो मशीन की बनावट ऐसी होनी चाहिए जो कि कार्यकर्ता को पोस्चर बदलने में, कार्यकर्ता को अपने आसन बदलने में वह कोई सुविधा प्रदान करता हो, कि कार्यकर्ता अपना पोस्चर चेंज करके भी उस मशीन को चला सकता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता में थकान कम होता है, या आप कहें कि अनावश्यक थकान से कार्यकर्ता बच सकता है। उसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है वह है काम के दोषपूर्ण तरीके या काम की दोषपूर्ण विधियाँ। ठीक है, फॉल्टी वे ऑफ वर्क या फॉल्टी मेथड ऑफ वर्क। वहाँ तो इसके पहले हम देखें कि दोषपूर्ण मशीन की दोषपूर्ण बनावट, और अगला जो कारण है थकान का, जो अगला कारण है वह है काम का दोषपूर्ण तरीका। तो थकान बहुत कुछ निर्भर करता है कर्मचारी के काम करने के तरीके पे। थकान बहुत कुछ निर्भर करता है कर्मचारी के काम करने के विधि पे, कि वह किस मेथड से, किस विधि से, किस तरीके से कार्यकर्ता को काम करना है या करता है। यदि वह गलत तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि बहुत सारे अध्ययनों में यह स्पष्ट हो चुका है कि गलत तरीके से, जैसे काल एवं गति अध्ययन का जब हम जिक्र करते हैं या जब हम पढ़ते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, टेलर का टाइम एंड मोशन स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि यदि तरीके गलत होते हैं, यदि हमारा मोशन गलत होता है, हमारा जो गति जो गलत होता है काम करने का, उससे थकान जल्दी होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी काम को हम आवश्यकता से ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हों,
यदि किसी काम को बहुत तेज़ गति से, बहुत तीव्र गति से, बहुत ही स्पीडली हम उस काम को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सामान्य कर्मचारियों की अपेक्षा वह व्यक्ति जल्द थकेगा जो कि बहुत तेज़ी से काम कर रहा हो, जिसका रफ्तार, जिसके काम करने का रफ्तार काफ़ी तेज होता है, उस व्यक्ति में थकान की अनुभूति भी जल्द होती है। और ऐसा नहीं है कि वह ज़्यादा तीव्र गति से काम करने के बाद उत्पादन ज़्यादा देता है, ऐसा किसी अध्ययन में नहीं देखा गया है। बल्कि यदि सामान्य गति से कार्यकर्ता काम करता है, यदि सामान्य गति से वह कार्य को परफॉर्म करता है, तो वैसे स्थिति में वह लंबे समय तक भी कार्य करने के बाद थकान की अनुभूति उसमें नहीं होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन यदि गति तेज हो, तेज गति से कार्यकर्ता काम करता है, तो उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सामान्य गति से काम करने पर होगा, लेकिन थकान की अनुभूति इसमें जल्दी होने लगती है। थकान का वह अनुभव ज़्यादा करने लगता है उसमें, और उत्पादन घटने लगता है। तो काम की जो गति है, काम करने का जो तरीका है कि कैसे हम किस मोशन में और कितने समय में कौन सा काम कर रहे हैं, यह यदि नियंत्रण में हो, इस बात को यदि हम नियंत्रित रखें, इस बात का हमेशा हम ध्यान रखें कि काम का जो तरीका है, काम करने की जो विधि है, वह विधि इतना सरल होना चाहिए, वह विधि इतना कार्यकर्ता के अनुकूल होना चाहिए कि कार्यकर्ता उस काम को करने में अपने आप को जल्दी थकान की अनुभूति नहीं लाए। क्योंकि बहुत से ऐसे रिपीटेटिव वर्क होते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसको दिन भर रिपीट करना रहता है। जैसे कि एक ही काम को 8 घंटा या एक ही काम को पूरे कार्यकाल तक, जब तक हम नौकरी कर रहे हैं, उसी एक कार्य को करना है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम में थकान जल्दी होता है। क्योंकि एक मानसिक वृत्ति ऐसी हो जाती है, हमारा एक मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता है कि हमें इस कार्य को ही लगातार बहुत समय तक करना है, तो एक अरोचकता की भाव आती है अंदर, और जब अरोचकता की भाव आती है तो ऐसी परिस्थिति में थकान का जल्द होना स्वाभाविक है। उसी तरह से कुछ वैयक्तिक कारक हैं थकान के, कुछ वैयक्तिक कारक हैं, कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं थकान के? बहुत सारे अध्ययनों में यह देखा गया है कि थकान में कुछ जो व्यक्तिगत जो फैक्टर हैं, कुछ व्यक्तिगत जो कारक हैं, वे अपना असर दिखाते हैं। जैसे उम्र, एज, स्वास्थ्य, देखने की जो क्षमता, ये सब जो है वह व्यक्ति को थकान की अनुभूति कराने में मददगार होता है। क्योंकि नेचुरली एक व्यक्ति जो कम उम्र का है और दूसरा व्यक्ति जो ज़्यादा उम्र का है, तो यदि दोनों साथ काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा है वह थकान की अनुभूति जल्द करेगा, उसमें थकान की अनुभूति जल्द होती है। और जिसका उम्र कम होता है वह व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक काम करने के बाद भी उसमें थकान की अनुभूति नहीं होती है। तो एक ही काम को एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक उम्रदराज व्यक्ति और उसी कार्य को एक नौजवान व्यक्ति दोनों साथ साथ करते हैं, तो जो उम्र जिसकी ज़्यादा होती है उसमें थकान की अनुभूति जल्द होता है, उसमें अनावश्यक थकान जल्द होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा कम होती है उन लोगों में थकान की अनुभूति होती तो है लेकिन देर से होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि थकान की अनुभूति होती ही नहीं है, थकान की अनुभूति सब में होती है लेकिन उसमें देर से होती है। उसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति यदि है तो उसमें थकान की अनुभूति देरी से होगा, वह लंबे समय तक भी काम कर सकता है क्योंकि वह स्वस्थ है, वह बिल्कुल फिजिकली वह फिट है,
वैसी स्थिति में वह लंबे समय तक काम करेगा तब भी उसमें थकान की अनुभूति नहीं होगी। और एक अस्वस्थ व्यक्ति जो काम करेगा तो कुछ समय काम करने के बाद ही उसमें ये थकान के जो लक्षण हैं वे दृष्टिगोचर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत कारक हैं। व्यक्ति यदि चिंता में है, व्यक्ति यदि तनाव में है, तो वह व्यक्ति ज़्यादा थकान की अनुभूति और जल्दी थकान की अनुभूति करता है। यदि व्यक्ति कोई चिंता मुक्त हो, जिसको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं हो, वह व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो उसमें थकान की अनुभूति लेट से होता है, देर से होती है, कम होती है। ये सारे व्यक्तिगत कारक हैं जो थकान को प्रभावित करते हैं या थकान के कारणों में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसी तरह से जो थकान का अंतिम कारक है, थकान का जो अंतिम कारण है, थकान का जो अंतिम फैक्टर है, तत्व है, वह है सामाजिक कारक। वह है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है? सामाजिक कारक कैसे थकान को प्रभावित करता है? क्या कारण है थकान का? सामाजिक कारक, इसमें सामाजिक कारक का मतलब हुआ कि जिस समाज में कार्यकर्ता काम करता है, जिस समाज से मतलब मेरा है कि जिस उद्योग में कार्यकर्ता काम करता है, जिस उद्योग में कार्यकर्ता काम करता है वह उसका एक अपना समाज होता है। वह उसका एक जो उसके उस फैक्ट्री, उस कारखाने या उसके साथ काम करने वाले लोगों का एक समूह होता है और वह समूह उसके लिए एक वही समाज है उसका। तो सामाजिक कारक के अंतर्गत देखने में ये आता है कि यदि कार्यकर्ता को जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है वहाँ उसको इस बात का भय हमेशा बना रहे कि आज मैं काम कर रहा हूँ और कल को मुझे नौकरी पर रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा, कल मैं पुनः काम करूँगा या नहीं करूँगा, इसका भय यदि उसे बना रहेगा तो निश्चित रूप से वैसे कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति जल्द होती है। क्योंकि थकान की अनुभूति तभी कम होगा जबकि कार्यकर्ता पूर्ण रूप से आश्वस्त हो कि हम जिस काम को कर रहे हैं, हम जिस काम पे लगाए गए हैं वो अस्थाई है, मुझे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। तो इसका जब उसे गारंटी रहता है, उसके नौकरी की जब गारंटी रहती है, तो उसमें थकान की अनुभूति देर से होता है, कम होता है। उसी तरह से जिस उद्योग में कार्यकर्ता काम कर रहा है वहाँ उससे कितना सम्मान मिलता है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों में ही सम्मान की चाह होती है। दोनों लोगों में, दोनों क्या किसी में कहे कि किसी भी इंडिविजुअल में एक आत्मसम्मान होता है और वह चाहता है कि हम जिस उद्योग में काम कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस उद्योग में भी हमें प्रतिष्ठा मिले। ऐसा न हो कि उस उद्योग में रोज़ उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, उद्योगपति के द्वारा, उसके मैनेजर्स के द्वारा, उसके सुपरवाइजर्स के द्वारा, उसके साथ काम करने वाले दोस्तों के द्वारा। यदि उस व्यक्ति को रोज़ ही इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, इस तरह से उसको उसके मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि कार्यकर्ता में असुरक्षा की भावना रहती है। वह व्यक्ति हमेशा, कोई भी व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के उद्योगपति, वहाँ के सुपरवाइजर, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के काम करने वाले लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें, हमें सम्मान दें और हमें ह्यूमिलिएट नहीं करें। यदि वहाँ सम्मान मिलेगा किसी कार्यकर्ता को, यदि कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है और थोड़ा वेजेस कम भी मिलता है, आप देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि कोई मजदूर यदि आपके घर में काम करता हो, उसे 10 रुपये यदि आप कम भी दे दें और उससे वो सम्मान दें, उसको समय पर एक कप चाय दे दें, बढ़िया से उससे बात कर लें, आप उसके दुख दर्द में थोड़ा भागीदार हो लें,
तो उसको लगेगा कि हमको यहाँ पर सम्मान मिल रहा है। तो उस सम्मान के आगे उसको 10-20 रुपये यदि आप कम भी देते हैं, फाइनेंशियली यदि उसको कुछ कम भी वेजेस देते हैं, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी सामाजिक फैक्टर हैं, कुछ ऐसे सोशल फैक्टर हैं, सामाजिक कारक हैं, जो व्यक्ति के में थकान उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर उपरोक्त जितने भी हम कारक देखें, उपरोक्त जितने भी हम कारण देखें, इन कारणों पर यदि सही ढंग से हम गौर करेंगे, सही ढंग से हम यदि इस पर विचार करने के बाद हम किसी कार्यकर्ता से यह अपेक्षा करेंगे कि इसमें अनावश्यक थकान नहीं हो, तब तो यह संभव है कि अनावश्यक थकान नहीं होगा। लेकिन यदि उपरोक्त कारणों को यदि हम नज़रअंदाज करते हैं, यदि उपरोक्त कारणों पर हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उद्योगों में, उस उद्योग में अनावश्यक थकान होगा। और अनावश्यक थकान जब भी होगा तो उससे उत्पादन घटेगा, साथ ही साथ औद्योगिक समस्याएं जैसे दुर्घटनाएं या काम छोड़ के भागना या एब्सेंट रहना या इत्यादि इत्यादि जो औद्योगिक समस्याएं हैं, वे सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए उद्योग धंधा में यदि उद्योग को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है, तो थकान के इन सारे कारणों को हमें उसका निवारण करना होगा, तब हम अपने उद्योग को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज आपका ये थकान का कारण यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि थकान को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं, क्योंकि थकान को कम ही किया जा सकता है, थकान को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक नेचुरल फेनोमेनन है और इसको हम बिल्कुल समाप्त कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।